वाले बच्चों एक बार चेक कर लीजिए बेटा। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर। पूर्वी, आभा, अनामिका, कृति, ठीक है बेटा। वैष्णवी, रचित, तेजस, शैली बेटा, अनुज अग्रवाल, केवल, चलिए बेटा। प्रियांशी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चा लोग स्टार्ट किया जाए। यस बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर हम लोगों को एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक डिस्कस करना था बेटा। चलो आप ये बताओ बच्चा लोग, कल तक जो हमने बेसिक डिस्कस किया वहां तक किसी भी बच्चे के मन में आज तक कोई भी डाउट, डिफिकल्टी? पक्का? इधर बच्चा लोग, उधर लास्ट में। ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मेरे डाउट पूछ सकता हूं। चलो सबसे पहले डिस्कस किया था बेटा हमने मीनिंग ऑफ असेट। बोलिए बच्चा लोग, किसी भी असेट को हम असेट के तौर पे कंसिडर करें तो हमारे सामने 3 इंग्रेडिएंट चेक करने। पहला इंग्रेडिएंट रिसोर्सेस। कंडीशन 1 डिस्कस किया था बेटा हमने, रिसोर्सेस। आज अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट के असेट साइड में असेट दिखा रहा है तो असेट के पहले हमें 3 पॉइंट चेक करने हैं। उसमें 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहली बात तो रिसोर्सेस होना चाहिए। वो रिसोर्सेस टेंजिबल रिसोर्सेस भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन मैंने लिया था, वो रिसोर्सेस इतना कैपेबल हो कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो। अब अगर कोई ऐसा रिसोर्सेस है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट एब्जॉर्ब हो चुके, एलिमेंट हो चुके, यूज हो चुके, कंज्यूम्ड हो चुके, यूटिलाइज हो चुके हैं, तो बोलो जी हम उसको असेट के तौर पे लिख ही नहीं सकते। जबकि बीइंग ऑडिटर आपके सामने कोई बैलेंस शीट आती है बच्चों, और बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई असेट लिखी है, सपोज करें कॉपीराइट लिखा है, पेटेंट लिखा है, ट्रेडमार्क लिखा है, और आपने वो जो पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का परचेस किया था उसका जब एग्रीमेंट देखा और उसमें देखा कि सब वो उसका राइट ही बनता था 10 साल के लिए, 10 साल हो चुके हैं, तब आप असेट के तौर में लिख ही नहीं सकते। पहली फुर्सत में उसको रिटर्न ऑफ कराना पड़ेगा। तो हम असेट के तौर पे तभी लिखेंगे जबकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो इन फ्यूचर पीरियड। और तीसरा कंडीशन, उस असेट पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं, कंट्रोल का मतलब ऑनरशिप। एक ऑनर को किसी असेट पर जितना अधिकार होता है, जैसे कि आप जानते हैं किसी असेट पर एक मालिक को इतना अधिकार होता है कि वो चाहे तो इस असेट को बेच दे, चाहे तो इस असेट को लीज आउट कर दे, चाहे तो लेट आउट कर दे, चाहे तो एक्सचेंज कर दे, चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर दे। तो उस असेट पर आपका इतना राइट होना चाहिए जो एक ऑनरशिप से रिलेटेड राइट हो। और यहां जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टाइटल डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ही हो। वैसे यूजुअली जैसे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, उसके पेपर हमारे नाम पर होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि असेट हमारी है और उसके टाइटल डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पे। जैसे हमने ट्रक परचेस किए फाइनेंस कंपनी से, अभी फाइनेंस लेके रखा हुआ है, और हो सकता है फाइनेंस कंपनी के नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट है, और जब तक सारी किस्तें नहीं चुकाएंगे तब तक एनओसी नहीं मिलेगा। लेकिन उन ट्रकों को हम अपने बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहे हैं, उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे एक्सपेंसेस हम बियर अप कर रहे हैं और उस एसेट को बिजनेस में यूज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ेंगे आप लोग, जिसमें पढ़ेंगे कि असेट लीज पे लिए। तो आप देखिए बेटा, ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट आपके नाम पर हो सकते हैं, किसी और के नाम पर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया था, कई बार कुछ व्यापारी इतना तक करते
कि सब मोटर कार खरीदी ड्राइवर के नाम पे। कई बार पार्टनरशिप फॉर्म गलती से ये कर लेती, कोई असेट पार्टनर के नाम पे खरीदने में आ गई। असेट है तो पार्टनरशिप फॉर्म की ना। मैंने इसी बेसिक एग्जांपल दिए थे कि टैक्स से बचने के लिए कई बार, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अक्षत का, कि अक्षत भाई, अक्षत आप ही का था ना एग्जांपल, चलो ठीक है आप ही का एग्जांपल, ये अक्षत भाई पैसा अच्छा खासा कमाया है, एक मकान भी खरीद लिया, अपने नाम पे खरीदेंगे टैक्स लगेगा। बताओ जी, पैसा इनका, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस कर ली वाइफ के नाम। और जब एक सीए के तौर पे हम देखते हैं कि इनकी वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पता चला इनकी वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो अक्षत 5th पास। अब बताओ, वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बात को प्रूव नहीं करता है कि वाइफ ने अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी एबिलिटी के बेसिस पर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है। तय बात है, पैसा अगर अक्षत का लगा तो प्रॉपर्टी भी किसकी मानी जाएगी? अक्षत की मानी जाएगी। तो समझना बेटा, असेट के लिए हमें कितने पॉइंट चेक करने पड़ेंगे? 3। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, थर्ड पॉइंट कंट्रोल ओवर सच एसेट। देन बच्चों, सेकंड पॉइंट हमने उठाया था बच्चा लायबिलिटी। अब देखो, ये बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है बच्चा, लेकिन जब मैं आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू अपने पेपर में 30% एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, वहां जब कराने जाऊंगा तो हम जब कमेंट लिखेंगे तो इन डेफिनेशन को यूज करेंगे, इन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप ट्रू फॉल्स फाउंडेशन में उनकी रीजनिंग देते थे तो प्रॉपर लैंग्वेज यूज करते थे, वहां हम इन्हीं लैंग्वेज को यूज करके बात करेंगे। लायबिलिटी बोलिए बेटा, 2 बातें हम चेक कर लेते हैं। पहली बात ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये जवाबदेही, और ये ऐसी जवाबदेही है जो बैलेंस शीट डेट के दिन मौजूद है। सेकंड कंडीशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। जब भी इस ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने जाएंगे, जो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है, उसको क्लोज करने जाएंगे, उस ऑब्लिगेशन को खत्म करने जाएंगे, समाप्त करने जाएंगे, तो ऐसे समाप्त नहीं होगा, आपके रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, संपत्ति जाएगी। अच्छा, लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। याद करो बेटा, हमने प्रोविजन भी समझा था। यहीं बेटा मैंने आप लोगों को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी समझाया था। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं बल्कि बैलेंस शीट के बाहर लिख देते हैं। यहीं बच्चों मैंने आपको प्रोविजन भी 2 कैटेगरी के बताए थे। सब पहली ऐसी कैटेगरी के प्रोविजन जहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो होता है, दूसरी ऐसी कैटेगरी के प्रोविजन जहां हमारे रिसोर्सेस श्रिंक हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताया था यार बेटा मैंने। वरुण अग्रवाल का कहना है, सर मेरा लास्ट लेक्चर मिस हो गया था। ओके वरुण, कोई बात नहीं बेटा, अभी जो मैं नया कंसेप्ट पढ़ूंगा वहां से आप बिल्कुल एक जैसे लेवल पे आ जाएंगे बच्चा, आप निश्चिंत रहे वरुण, है ना। हाँ बच्चों, असेट और लायबिलिटी को भी हमने कितनी कैटेगरी में बांटा था? 2, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। एक लाइन में मॉनेटरी बोल सकते बच्चों। मॉनेटरी किसको बोलेंगे बेटा हम? जिसका रियलाइजेबल वैल्यू सर्टन है, डिफाइंड है, फिक्स है। और ऐसी असेट जिसका रियलाइजेबल वैल्यू सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है। जब 2 पार्टी बैठेगी और आपस में बैठ के तय करेगी, फिर उसका रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगा, वो नॉन मॉनेटरी है। अब चेक करो बेटा, कल मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था। अब देखो जी, कैश आपके हाथ में 50,000 कैश इन हैंड है, मॉनेटरी है। क्योंकि मैं 50,000 बोलूंगा तो आप सब भी 50,000 ही बोलेंगे। अच्छा, बैंक बैलेंस बोलो बोलो बच्चा, क्यों मॉनेटरी बेटा? रियलाइजेबल वैल्यू डिफाइंड है। आज बैंक में 5 लाख है तो बैंक 5 लाख ही देगा। चलो अच्छा, अब बताना बेटा, प्लांट एंड मशीन
नॉन मॉनेटरी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, और जहां डाउट हो तुरंत पूछना। सुनना, प्लांटिंग मशीन नॉन मॉनेटरी। क्यों नॉन मॉनेटरी? हम प्लांटिंग मशीन को अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं, अपनी बुक वैल्यू पे लिखते हैं, अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, अपनी मेथड अपनी पॉलिसी के बेसिस पर। और आपने प्लांटिंग मशीन को लिख दिया 5 लाख में, बेचने जाओगे तो जरूर नहीं 5 लाख मिले, हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। फर्नीचर नॉन मॉनेटरी, आपने फर्नीचर अपनी बुक में लिख रखा है, अपनी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड होगी उसके अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन लगा के लिख रखा है। मान लो फर्नीचर लिख रखा है 3 लाख में, जब बेचने जाएंगे सामने वाली पार्टी के साथ बैठ के जब मैं डील करूंगा तो ज्यादा भी मिल सकता और कम भी मिल सकता है। डेटर्स बोलो बेटा, मॉनेटरी। क्यों मॉनेटरी? क्योंकि डेटर के साथ जो भी मेरे को नेगोशिएशन करना था, भावताव करना था, वो मैंने जब माल बेचा ना उस समय कर लिया भाई, भावताव कर लिया कि भैया 3 लाख का सौदा है। अब जब मैं उससे कलेक्शन करने जाऊंगा तब थोड़ी भावताव करने बैठूंगा। अमाउंट डेफिनेट है, रिकवरेबल वैल्यू डेफिनेट है, सर्टन है, निश्चित है। चलो, बिल्स रिसीवेबल मॉनेटरी, वो बीआर का जो फेस वैल्यू है वही मेरा रियलाइजेबल अमाउंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जब मैं रिकवरी करने जाऊंगा तो वहां किसी प्रकार का नेगोशिएशन भावताव करने की जरूरत थोड़ी है। चलो, लायबिलिटी की बात करते बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे फॉरेन ब्रांच का एक 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो यहीं से बेसिक से ही अपन परफेक्ट करके चलेंगे ना, तो आगे चल के जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बारीकियां करेंगे तो और मजा आएगा। और मैं तो आपको पूरी फ्रीडम दे के रखी बेटा कि आपको जो भी डाउट है ना तुरंत पूछने का। जैसे कल से हम चैप्टर स्टार्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। डे 1 से जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया, लास्ट चैप्टर तक इतना परफेक्शन होना चाहिए कि बिल्कुल कांच की तरह अपने को एक एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए। एग्जाम के पहले रिवीजन जब करने बैठे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिन चैप्टर को जमाना टफ मानता है वो अपनी बिल्कुल मुट्ठी में होनी चाहिए। चलो, लायबिलिटी बताओ बेटा, लायबिलिटी में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी होता है। मॉनेटरी किसको बोलेंगे? जिसका पेबल अमाउंट डेफिनेट है, सर्टेन है, निश्चित है, विदाउट एनी नेगोशिएशन है, भावताव की जरूरत नहीं, नॉन मॉनेटरी। जिसका पेबल अमाउंट सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, सब्जेक्ट टू डील है, सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है, बैठेंगे तय कर लेंगे। बराबर बच्चा? चलो बच्चा बताना, बैंक लोन मॉनेटरी, अमाउंट डेफिनेट है। बैंक से मैंने 50 लाख लिए, 50 लाख देना है। अच्छा, कल बाहर एक बच्चा मेरे से डाउट पूछा रहा था। कौन बच्चा था? हाँ, नहीं, बैंक लोन का डाउट किस बच्चे ने पूछा था? आपने अलग पूछा था डाउट बेटा। चलो, किसी बच्चे ने बैंक लोन का डाउट पूछा था। बोले सर मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख का ऑनलाइन। वरुण एक सेकंड बेटा, आप थे? यही बच्चा था? अच्छा, तो आप तो ऐसे दिखा रहे हो यही बच्चा है। चलो सुनो, बैंक से लोन लिया 50 लाख का। इस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर बैंक से लोन 50 लाख का लिया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं आज बैंक के पास चला जाऊं और बैंक से बोलूं कि सर मेरे को तो आज लोन क्लोज करना है, तो हो सकता है बैंक मेरे को 50 लाख में किसी प्रकार की रिबेट दे दे। तो देखो बेटा, बोले सर ये नॉन मॉनेटरी हो गया। ऐसा नहीं है बच्चा। बैंक जब आपको लोन देता ना बेटा, तो लोन के साथ साथ वो सैंक्शन लेटर देता है, किन शर्तों पर आपका लोन सैंक्शन हुआ। उसमें एक एक कंडीशन बहुत बारीकी से लिखी होती है। ज़्यादातर समझदार पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं कि जब लोन लेने की जल्दबाजी करते हैं ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना पढ़े साइन करते हैं। आप एक एक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे सैंक्शन लेटर की, उसके अंदर लिखा होता है कि लोन अगर आप प्री पेमेंट करोगे तो आपको कितना रिबेट मिलेगा, या लेट पेमेंट करोगे तो कितना पैनल इंटरेस्ट लगेगा। एक एक चीजें डिफाइन है, डेफिनेट है।
बैंक मेरे से 1 रुपए भी गलत तो ले ले, तो अमाउंट डेफिनेट है, सर्टन है, और अमाउंट डेफिनेट है, सर्टन है, मतलब क्या हो गया बेटा वो मॉनेटरी। अच्छा बिल्स पेबल बोलो, मॉनेटरी, परफेक्ट बेटा। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो, नॉन मॉनेटरी। क्यों नॉन मॉनेटरी? लाइबिलिटी तो है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं इनकम टैक्स को जानता समझता था, या मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट था उसके बेसिस पे उसने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के एक मोटा मोटा प्रोविजन फॉर टैक्स बना दिया। फाइनल असेसमेंट तो कौन करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर। वो इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखेगा, बोलेगा ये इनकम एक्सेप्टेड है, ये इनकम एक्सेप्टेड है, ये एक्सपेंसेस एक्सेप्टेड है, ये एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस, इट्स नॉट बिजनेस एक्सपेंस, हटाओ इसको, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, टैक्स और बढ़ो। और हम डिससेटिस्फाइड तो हम अपील फाइल करें, छोटे मोटे केस में ठीक है भैया टैक्स ले खत्म कर, अगले साल का काम देखिए। आप समझे बेटा? चलो इसी तरह से प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कई बार 31 मार्च का दिन होता है, मेरे को फाइनल अकाउंट क्लोज करना होता है, मेरे पास कई सारे एक्सपेंसेस के बिल नहीं आए थे, जैसे मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया, चलो 11 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो 11 महीने के बेसिस पे एक मोटा मोटा मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन डाल देता हूं। जब बिल आएगा तो भरेंगे, थोड़ा बहुत माइनस प्लस होगा, तय बात है। तो बताओ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। मन में जरा भी डाउट हो पूछना, क्योंकि इस पर पूरे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, और ये सब बेस है बेटा। वरुण का क्वेश्चन है, सर डेटर नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है क्योंकि डिस्काउंट, देखो बेटा डिस्काउंट हम देते हैं, अगर आप बड़े कॉरपोरेट लेवल पे भी बात करोगे तो बड़े कंपनी तो सीधी सी बात करती है, भाई अगर हमने माल बेचा है तो डेटर से उतना अमाउंट लेना है, और आपको अगर 2 महीने की उधारी में माल बेचा है और आप अर्ली पेमेंट करोगे, जल्दी पेमेंट करोगे, तो कैश डिस्काउंट देने की भी उनकी पॉलिसी तय होती है, उस पॉलिसी से बाहर ही नहीं जाते। विदाउट एनी डिस्प्यूट अमाउंट डिटरमाइनेबल होता है। हाँ, हम जब डिस्काउंट दे देते हैं वो एक इररिलेवेंट सा मैटर है बेटा, जो नहीं हर केस में कैश डिस्काउंट दिया जाता हो, और दिया भी जाता था हम उसके लिए प्रोविजन बना के रखते, वो एक बाद में होने वाला अनदर कॉन्सिक्वेंसेस है, एक अनदर इवेंट है, जहां पर कि दोनों पार्टी उसमें थोड़ा बहुत माइनस प्लस अमेंडमेंट करने के लिए एग्री हो जाती कि चलो ठीक है यार, चलो 100 रुपए छोड़ दिए। लीगली बात करोगे तो मैं जितना लेना उतना ही बात करूंगा ना, कोर्ट में लीगल सूट फाइल कर दूंगा तो मेरा जितना बनता है उतना ही मैं आपसे डिमांड करूंगा, बराबर बेटा? पक्का बच्चों? वरुण क्लियर बेटा? चलिए बेटा, अब बच्चा लोग हॉल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, पेन नहीं चल पाता। हाँ बच्चों, आज हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी थी। सबसे पहली टर्म इनकम। चलिए बच्चों, अब आपके मन में बात आएगी कि सर इनकम को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो बच्चा लोग जनरल तरीके से सोचो, जनरल तरीके से इनकम में क्या आना चाहिए। अब हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चा। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने इनकम से मिलते जुलते 3-4 शब्द लिखे हैं, जैसे रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग। क्या इन सब के मीनिंग सेम है? पक्का? रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग, क्या चारों का मीनिंग सेम है? नहीं बेटा। अब इसमें सबसे पहले बेसिक टर्म उठाता हूं, रेवेन्यू। देखो जी,
कुछ हम बात करें इनकम, तो इनकम में 2 पॉइंट को हम शामिल करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू और फिर बात करेंगे अदर इनकम। तब रेवेन्यू क्या होता है बच्चों, वो सुनना, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू दैट मीन्स नेट सेल, नेट प्रोसीड, नेट सेल, नेट प्रोसीड, ग्रॉस कलेक्शन। किससे? जो आपका बिजनेस का प्राइमरी एक्टिविटी है, जो बिजनेस का प्राइमरी उद्देश्य है। जैसे कि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए फर्नीचर खरीदना बेचना, तो आपने साल भर में जितना भी फर्नीचर बेचा, आपने नगद बेचा, उधार बेचा, दोनों का टोटल कर लिया, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया। ये जो टोटल आपका नेट सेल होगा, ये कहलाता आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम प्राइम एक्टिविटी। चलो एग्जांपल चेंज। सपोज करें जी हमारी ऑयल रिफाइनरी है, हम क्रूड ऑयल लेते, प्रोसेस करते, ऑयल बेचते। वो जो ऑयल हम बेच रहे हैं वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। शार्क टैंक वगैरह में आप देखते हो, कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपका रेवेन्यू बताओ, ग्रॉस रेवेन्यू बताओ, टॉप लाइन रेवेन्यू बताओ। अपन कॉमर्स स्टूडेंट है, अपने को समझ में होनी चाहिए। जो आपसे ग्रॉस रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू की बात कर रहा है ना बच्चा, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है आपका जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, उससे आपका नेट सेल कितना है। वो नेट सेल मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर एडजस्टिंग सेल्स रिटर्न। चलो एग्जांपल लेते बच्चा। एग्जांपल कैसे, मान लो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी। अब नाटा प्रोफेशनल एकेडमी कंपनी है और ये गुड्स नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम आपको यहां पर सर्विसेज दे रहे हैं। ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये इंटेंजिबल फॉर्म में आपका वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई फिजिकल कंटेंट या ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट थोड़ी दे रहे हैं आपको। हम आपका इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल आपके अपग्रेडेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सर्विसेज है। और कल से नाटा प्रोफेशनल एकेडमी का भी रेवेन्यू पूछेंगे तो भाई हमने साल भर में जितने बच्चे पढ़ा दिए, वॉट एवर सर्विसेज प्रोवाइड ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। मान लीजिए हमने साल भर में 2000 बच्चे पढ़ा दिए, तो 2000 बच्चों की जो फी हमने अर्न कर ली, वो हमारा रेवेन्यू है। हो सकता उसमें से कुछ बच्चों की फीस बाकी हो, या हो सकता उसमें से कुछ बच्चों की फीस हमारे पास गवर्नमेंट से आती हो, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम भी चलाती है कि जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को फीस हम देंगे, आप तो पढ़ाओ। या हो सकता है हाँ, कुछ बच्चों की फीस हमने रिफंड की हो, वो माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जी हमने पास नहीं तो फीस नहीं, इस तरह की कोई स्कीम दे दी, और मान लो उसके देखो 100% रिजल्ट तो बैठता नहीं ना बेटा। मान लो 5% बच्चे ऐसे रहे जिन लोगों को इस स्कीम की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद भी फीस आपको रिफंड करनी पड़े, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये शो करेगा आपका टॉप लाइन रेवेन्यू। और किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते तो हम उसका रेवेन्यू देखते हैं कि बता भैया तेरा ग्रॉस सेल, जिस पर्पज से तेने बिजनेस स्टैब्लिश किया, उससे तेरा रेवेन्यू कितना है। और उससे रेवेन्यू, इसका मतलब आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, आपकी बेसिक एक्टिविटी, जिस पर्पस से आपने धंधा स्थापित करा, इसमें आपका कैश सेल भी आ जाएगा, क्रेडिट सेल भी आ जाएगा, और सेल्स रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा। बराबर बेटा, पक्का बच्चों? अब रुको जी, सपोज करें ये देखिए, सपोज करें जी आपने ये बनाया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका सेल्स, ये तो आपका रेवेन्यू हो गया। चलो ये हमारा प्रिंसिपल बिजनेस है, फर्नीचर खरीदना बेचना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल खरीदना, ऑयल को बेचना, रिफाइन करके बेचना। या नाटा प्रोफेशनल एकेडमी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करना, इससे जो हमारा नेट प्रोसीड आ जाएगा वो हमारा रेवेन्यू।
लेकिन अब इसके बाद हम अदर इनकम भी तो अर्न करते हैं। अदर इनकम कैसे समझना जी? सब ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का कुछ नीचे का हिस्सा खाली रहा तो हमने बैंक को किराए पे दे दिया, उससे बोलो जी रेंट इनकम आ गई। बिजनेस प्रेमाइसेस से रेंट इनकम आ गई। बिजनेस का कुछ पैसा, मेन बिजनेस अलग है, उसका टॉप लाइन रेवेन्यू अलग दिख रहा है। बिजनेस के अंदर कुछ समय पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है, वो सरप्लस पड़ा है, अभी बिजनेस में काम नहीं है, चलो जी हमने उसको उठा के बैंक में एफडी कर दिया। एफडी कर दिया तो बोलो जी इंटरेस्ट इनकम आ गई। कुछ समय 4 महीने 6 महीने हमें लगता है कि यार अभी सीजन नहीं है, 4 महीने 6 महीने फंड्स का यूज नहीं होगा, तो उठा के हमने किसी शेयर्स एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, डिविडेंड की इनकम आ गई जी। चलो जी हमने ये काम भी करा कि हम अपना माल बेचते हैं, किसी डील के अंदर किसी दूसरे का माल भी बिकवा दिया, 2 पैसा कमीशन आ गया। कमीशन एजेंट के तौर पे काम करना प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, सौदा हाथ में आया बिकवा दिया दूसरे का माल, 2 पैसा कमीशन आया, वो हमारी अदर इनकम है। हम अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, किसी ने हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी मांगी, कंसल्टेंसी दे दी, उससे कंसल्टेंसी या ब्रोकरेज कमा ली, ये हमारी अदर इनकम है, सेकेंडरी इनकम है। सिमिलरली कभी कभी कोई ऐसी एसेट हो सकती है जिसकी यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड हो गई, उसको बेचा, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट या गेन हो सकता है, ये प्रॉफिट या गेन हमारी अदर इनकम है। सिमिलरली हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा था, बिजनेस फंड्स टेम्पररी बिजनेस में काम नहीं आ रहे थे, उसको उठा के हमने इन्वेस्ट करके रखा था, अब बेच दिया, बेचने से प्रॉफिट हो गया, ये भी हमारी अदर इनकम है। और ये सब अदर इनकम। अब आप देखिएगा बच्चा लोग, आप जब मैं इनकम की बात करूंगा तो बोलो जी इनकम के अंदर क्या क्या आ गया? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। और इसीलिए आप देखो ये पूरे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम इनकम साइड बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या क्या शामिल कर लेते हैं? बोलो जी इसके अंदर हमने तो आपका रेवेन्यू तो शामिल कर ही लिया, रेवेन्यू के साथ साथ अदर इनकम को भी शामिल कर लिया। चलो अभी तक मैंने 2 टर्म क्लियर की बेटा, रेवेन्यू टोटल मॉनेटरी, हाँ परफेक्ट बेटा तेजस, यस परफेक्ट पूर्वी, ओके। हाँ बच्चों हमने रेवेन्यू का मीनिंग समझा बेटा, रेवेन्यू में अदर इनकम जोड़ दी तो क्या आ गया आपके पास? टोटल इनकम। रेवेन्यू में अदर इनकम जोड़ दी तो क्या आ गया बेटा? अब सुनना, हाँ मैंने इसी टोटल में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। एक्सपेंसेस कौन से? ये जो अकाउंटिंग ईयर में इस इनकम को कमाने के लिए वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड, वो एक्सपेंसेस अगर मैंने उसके अगेंस्ट मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन एक्सपेंसेस को चार्ज कर दिया, तो बताओ जी ये जो डिफरेंस बचेगा आपके पास क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। रेवेन्यू क्लियर करा, इनकम क्लियर करा, उस इनकम में से बच्चा मैंने एक्सपेंसेस माइनस। एक्सपेंसेस कौन से? एक्सपेंसेस वो जो इस रिलेवेंट पीरियड की इनकम को अर्न करने में लगे, वो माइनस करे तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट। ओके पक्का बेटा? और इस प्रॉफिट में से भाई मैंने प्रॉफिट कमाया तो मेरे को टैक्स भी देना है, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के टैक्सेशन, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आज जी की न्यूज देखो, जिस तरह से ईरान इजराइल अभी इतना न्यूसेंस और इतना डिस्टर्बेंस है, ईरान से काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी थे वो वापस यहाँ आ रहे, जो वहाँ बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों को एक नया टेंशन चालू हो गया। नया टेंशन इस बात का कि चलो हिंदुस्तान ने हम लोगों को बहुत सेफ तरीके से, मोदी जी ने हिंदुस्तान में बुला लिया, सेफ लेके आ गए, सेफ लैंडिंग कर दी, सुरक्षित कर दिया, हिंदुस्तान का फ्लैग लेते हुए वो सारे ईरान में जो बिजनेस कर रहे हैं इंडियन लोग हैं वो आए। लेकिन उनको दूसरा टेंशन ये चालू हो गया कि भैया अब इनकम टैक्स के यहाँ के इनकम, चूंकि अब यहाँ आए हैं तो यहाँ के इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां जो इनकम कमाई हुई है उसमें भी तो टैक्स लग सकता है, जब तक कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्पेशल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ना दे।
तो भाई मैंने अगर प्रॉफिट कमाया है, मैंने धंधा किया, प्रॉफिट कमाया, तो मेरे को पता है टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो मेरे को टैक्स के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा, और जब टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? अर्निंग। पक्का बेटा? आप जैसे देखते हैं ना, ये ईरान वाला मुद्दा मैंने बताया, आपके कई सारे ऐसे रिलेटिव होंगे जो कि एनआरआई हैं, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इंडिया आते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ डेज काउंट करके फिर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, वो टैक्स प्लानिंग के पर्पज से। वो सारी बातें सागर सर आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा? अर्निंग। अब इसी बात को देखो मैं आपके सामने रख देता हूं। चलो जी, बोलिए बेटा, इनकम में हम क्या शामिल करेंगे? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। लिख लो बच्चा इसको, क्योंकि आगे चल के छोटे जब एमसीक्यू करेंगे ना बच्चा, उस समय ये छोटी बातें याद आएगी। मैं भी सिर्फ इनकम समझा रहा हूं बच्चा लोग। इनकम में आएगा रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, इंक्लूडिंग गेन। गेन इसलिए बोल दिया मैंने, जिसे फिक्स एसेट को बेचने पे गेन हो जाता है, बराबर। गेन, गेन का मतलब ही होता है नॉट अगेन एंड अगेन। गेन बार बार नहीं होता है, गेन का मतलब ही होता है बेटा नॉट अगेन एंड अगेन। हाँ, फैक्ट ना बच्चा, गेन नॉट अगेन एंड अगेन। फिक्स एसेट को बेचने पे गेन हो गया, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे गेन हो गया। आप रास्ते में जा रहे थे, रास्ते चलते हुए आपको एक काला बैग दिखाई दिया, आपको लगा ये काला बैग है, इसके अंदर कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है, आपने वो काला बैग उठा लिया, कोई दूसरा उस विस्फोट से लाभान्वित ना हो जाए, इससे आपने बैग उठा लिया, उसमें 2 वायर निकल रहे थे, आपने सोचा मैचिंग गन से मैच कर दिया, वो मैच करा, वो बिल्कुल ब्लास्ट हुआ, मतलब ब्लास्ट मतलब ब्रीफ केस खुला ब्लास्ट की मुद्रा में, उसमें 5 लाख रुपए कैश मिल गए। अब वो बताओ 5 लाख रुपए रास्ते चलते मिल गए, इट्स अ गेन। कोई रास्ते चलते बैग उठाना अपना बिजनेस थोड़ी है यार, बराबर। तो धंधे में भी ऐसा ही कहीं ना कहीं गेन हो सकता है। चलो, अभी जो आपका प्रॉफिट और अदर इनकम था, इसमें से माइनस अगर मैं एक्सपेंसेस कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चा? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट में से अगर मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? अर्निंग। चलो बच्चों, अब मेरे को पहले तो बताओ, क्या इनकम का मीनिंग क्लियर? इनकम में क्या क्या शामिल करेंगे? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। अच्छा, इसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दी तो क्या आ जाएगा बच्चा? प्रॉफिट। इसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? अर्निंग। लेकिन अब सुनना, ये तो मैंने बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। अब मैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन लेके चलता हूं, जो टेक्निकल डेफिनेशन कई जगह हम लोगों को कोट करना पड़ जाएगा इनकम से रिलेटेड पॉइंट लिखते समय। जैसे असेट, लाइबिलिटी, इनकम जनरल टर्म है, लेकिन टेक्निकली जाना पड़ेगा बच्चा। चलो, अब 2 मिनट पहले मेरे को समझाने दो, फिर डेफिनेशन लिखाता हूं। समझना बच्चों, अगर हम बात करें इनकम की, तो जिस तरह से मैंने असेट के लिए आपके सामने 3 कंडीशन रखी थी, लायबिलिटी के लिए 2 कंडीशन रखी थी, जब भी टेक्निकली जज करना हो कि ये इनकम के रूप में कंसिडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको 3 कंडीशन चेक करनी। और बल्कि इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए तो एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने को मिलेगा, एस 9 बिल्कुल बताएगा कि कब किस इनकम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सेल को कब मानना चाहिए। इसी तरह गुड्स अगर अप्रूवल पर भेजा है तो उसको सेल कब मानना चाहिए। इसी तरह गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजे तो ऐसे केस में उसको सेल कब मानना चाहिए। इंटरेस्ट की इनकम को कब इनकम मानना चाहिए, डिविडेंड की इनकम को कब इनकम मानना चाहिए, रेंट की इनकम को कब इनकम मानना चाहिए। यानी अभी मैं आपको इनकम बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डिजाइन किया है, उसका नाम ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कौन सी इनकम को कब रिकॉग्नाइज करोगे। अब यहां पहले मैं इनकम समझा दूं आपको, और जब भी मैं जज करने जाऊंगा, हाँ जी ये इनकम है, इसको इस अकाउंटिंग ईयर में कंसिडर करना है, 3 कंडीशन चेक कर लेंगे। पहली बात, इनकम दैट मींस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। जब भी इनकम होगी ना तो मेरे पास रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा।
जिसे रेंट मिला तो कैश या बैंक आया, कमीशन मिला तो कैश या बैंक आया। बराबर बेटा? मेरे पास रिसोर्सेस का क्या होगा? रिसोर्सेस का इनफ्लो बच्चों। तो पहली बात, हमारे पास रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा। धंधे में हमारे जब भी इनकम होगी तो हमारे साधन बढ़ेंगे। ओके सर, इनकम के केस में हम चेक कर लेंगे इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस है कि नहीं। अब सुनो, इंक्रीज इन कैपिटल, जब भी इनकम होगी ना आपकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल कैसे भाई? कमीशन मिला तो दो इफेक्ट दोगे। अपन फाउंडेशन में चले जाते, कमीशन मिला, चलो बच्चा लोग बताओ, कमीशन मिला दो इफेक्ट कहां कहां दोगे? एक तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो देखो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस 0.1 सेटिस्फाइड। दूसरा बच्चा P&L के, बोलो बोलो बोलो, P&L के क्रेडिट। और बेटा P&L के क्रेडिट में लिखा तो नेट प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं? और नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ेगी नहीं? जब जब भी इनकम होगी आपकी कैपिटल बढ़ेगी। बराबर बेटा? अब किसी बच्चे के मन में आ सकता है सर कैपिटल तो ऐसे भी बढ़ सकती है, हमने एडिशनल कैपिटल डाल दी, उसको छोड़ के बात कर रहा हूं ना यार मैं। कभी कैपिटल ऐसे भी तो बढ़ती है, हम एडिशनल कैपिटल डाल देते ना, एडिशन इन कैपिटल करते, उसको छोड़ के बात करें। ओके ठीक है सर, इनकम को वापस से समझा दो। जब भी इनकम पे कमेंट करेंगे तो हम कितनी बातें चेक करेंगे? 3। सबसे पहली बात, जब भी इनकम होगी तो हमारे पास रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा। अभी एग्जांपल लेके कई सारे केसेस साबित कर दूंगा। तीसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इनकम से आपकी कैपिटल बढ़ेगी। ओके सर, बैलेंस शीट बनती है ना? हाँ बैलेंस शीट बनती है, तो इधर लाइबिलिटी साइड में अपनी कैपिटल बढ़ जाती है। हाँ लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ जाती है। अब उसके पैरेलल या तो असेट इंक्रीज होगी, असेट मतलब इधर आपकी कैपिटल बढ़ी, इधर बैंक बैलेंस बढ़ गया। या तो क्या इंक्रीज होगी, या तो क्या इंक्रीज होगी, या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अब कैसे डिक्रीज होगी उस पर बात मैं भी करूंगा। तो जब भी मैं इनकम जस्टिफाई करूंगा तो इनकम के लिए कितनी बातें चेक करूंगा? 3। अब मैं एक एक शर्त आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली समझा देता हूं। बोलो पहला कंडीशन क्या बेटा? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा कंडीशन क्या बच्चा? इंक्रीजिंग, मतलब हर इनकम से कैपिटल। तो अब कंडीशन 2 पे जाओ, या तो असेट बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी कम होगी, है ना? मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से एग्जांपल इनके रखता हूं। रुको, वो डेफिनेशन ऊपर की मैं लिखा दूंगा, 2 मिनट मेरे को पहले इसको क्लियर करने दो। बताओ बेटा, कमीशन मिला, है ना? अपन सोचते हैं कमीशन मिला, कहां कहां इफेक्ट जाएगा? कमीशन मिला, कैश में मिला, तो एक तरफ कैश और बैंक बढ़ जाएगा, यानी बोलो जी असेट बढ़ गई। कैश और बैंक बढ़ गया, असेट बढ़ गई। दूसरा इफेक्ट, कमीशन को कहां लिखोगे आप? P&L के क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गई। चलो, कमीशन अर्नड। कमीशन अर्न मतलब कमीशन अभी क्या हो चुका है? हमने कमा तो लिया लेकिन अभी मिला नहीं। संभव है ना बेटा? हमने कमीशन कमा लिया, हमने किसी का काम कर दिया, माल बेच दिया, कमीशन अर्न हो चुका, अभी मिला नहीं है। चलो इसके भी 2 इफेक्ट बताओ। एक तरफ असेट बढ़ गई और कमीशन की इनकम P&L के क्रेडिट में, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गई। चलो एग्जांपल चेंज। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट पे आपकी इनकम थी वो आपको मिली, तो बोलो जी एक तरफ कैश बैंक बढ़ गया और वो इनकम जाएगी P&L के क्रेडिट में, तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ गई। चलो, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट अर्नड मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था बेटा, उस पे इनकम क्या हो गई बेटा? अर्न, एक्रूड, मिली नहीं है बट एक्रूड इनकम। भाई FD करके रखी थी, उसका ब्याज मेरा एक्रूड हो चुका है, मिला नहीं अभी।
बोलो जी, उसके दो इफेक्ट, एक तरफ एक्रूड इनकम असेट साइड में आ जाएगा, और वो इनकम लिखोगे पीएनएल के क्रेडिट में, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी। अब मेरे को सेकेंड वाले पॉइंट चाहिए। सेकेंड वाले कौन से? जहां कैपिटल तो बढ़ी बट लाइबिलिटी कम हुई। सोचो, कोई ऐसा पॉइंट, कैपिटल बढ़ी बट लाइबिलिटी डिक्रीज। हाँ बेटा, अजीब बच्चा, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम को तो अपन इनकम ही नहीं बोलेंगे ना बेटा। अनअर्न्ड इनकम किसको बोलते बच्चा? एक मिनट सुनना। हाँ, अभी अपन किसको पढ़ा रहे बच्चा? इनकम को। और अनअर्न्ड इनकम तो वो इनकम है जो अभी इनकम हुई ही नहीं ना बेटा। हाँ बच्चा, लेकिन उससे कैपिटल में क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको? इनकम। अब समझ रहे बेटा? और इनकम से हमारी कैपिटल होनी चाहिए इंक्रीज। अब सुनना बेटा, देखो बेटा, बेड डेप रिकवर्ड को भी क्या करोगे बेटा आप पता है? बेड डेप रिकवर्ड जो होगा उसके दो इफेक्ट आ जाएंगे। कहां कहां? परफेक्ट है, वेरी गुड। बेड डेप रिकवर्ड के कहां कहां इफेक्ट जाएंगे पता है? एक तो चला जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ गई। वो बेड डेप रिकवर्ड के कारण बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, तो असेट बढ़ेगी। वो भी कैटेगरी 1 में आया बेटा, समझे बच्चा? मैं कौन सा एग्जांपल चाहता हूं? कैटेगरी 2, जहां पर की कैपिटल बढ़ी, लाइबिलिटी कम हुई। अब सुनना बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं, देखो आप, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। किसको रिटर्न ऑफ करने की बात करें बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान देना बेटा, मैं क्रेडिटर्स को रिटर्न ऑफ करने की बात कर रहा हूं। क्रेडिटर्स को कैसे रिटर्न ऑफ करना सुना, डेटर्स को रिटर्न ऑफ करना तो सुना बच्चा आपने, क्रेडिटर्स को भी रिटर्न ऑफ कराते हैं। जब आप ऑडिट करने जाओगे, सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया पॉइंट, ऑडिट करने जाओगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखा है क्रेडिटर्स, आपको सीए सिखाएगा कि सिर्फ क्रेडिटर देख के साइन नहीं करना। आप क्रेडिटर का एज वाइज स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे डेटर है तो डेटर का भी एज वाइज स्टेटमेंट लेते हैं। एज वाइज स्टेटमेंट कैसे? ऐसे डेटर जो विद इन 6 मंथ से ड्यू हैं, ऐसे डेटर जो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में ड्यू हैं, जो 12 मंथ से 24 मंथ के बीच में ड्यू है, 24 मंथ से 36 मंथ के ड्यू हैं, 36 मंथ से ज़्यादा से ड्यू, और जो 36 मंथ से ज़्यादा से ड्यू, तो वहाँ तो हम अड़ जाते हैं, इसको तो बेड डेप के रूप में रिटर्न ऑफ कर, क्योंकि इंडिया में टाइम बार एक्ट है, एक निर्धारित समय के बाद लीगली भी पैसा नहीं ले सकते हो। जो डेटर 12 से 24 महीने के बीच में ड्यू हैं, इस पे प्रोविजन फॉर बेड डेप 20% बना। जो बेड डेप्ट 6 महीने से 12 महीने से ड्यू हैं, उस पे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 2% बना। जो डेटर 6 महीने से ड्यू हैं, उन पे कम से कम 1% का प्रोविजन बना। ऐसा एज वाइज पूरा एनालिसिस करते बेटा। इसी क्रेडिटर का भी एज वाइज स्टेटमेंट ले लेते हम, किसको कितने कितने समय से देना बाकी। मान लो कोई ऐसे क्रेडिटर जिनको 3 साल हो गए पैसा देना बाकी है, बीइंग ऑडिटर पूछेंगे, अरे यार 3 साल हो गए पैसा नहीं दिया और भी 20,000। अरे भैया क्रेडिटर मिले तो सही, हो सकता है वो क्रेडिटर की डेथ हो गई, हो सकता है वो क्रेडिटर बिजनेस वाइंड अप करके चला गया। अरे भाई आपने अक्षर से 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा था, हम तो 50,000 रुपए देना चाहते, हम तो 50,000 रुपए देने के लिए गए, लेकिन अक्षर जिस चौराहे पे गुमटी लगाता था वहां मिला ही नहीं, इनकी गुमटी नगर निगम उठा के ले गई, दुखी होके अमेरिका सेटल हो गए। समझो ना बेटा। अब बताओ क्रेडिटर से रिटर्न ऑफ, बोलो दो इफेक्ट कहां कहां दोगे? क्रेडिटर से रिटर्न ऑफ, पहली बात तो इनकम तो है, इनकम तो है ना बेटा, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल चरायू, पीएनएल क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल और क्रेडिटर कम। पक्का पक्का, ईमानदारी बेटा। विनय, अक्षत, इधर भाई साहब, करण, हाँ करण, करण अर्जुन,
बोलो क्लियर बच्चा, क्लियर। चलो और एग्जांपल देते हैं। डिस्काउंट रिसीव, ऑनलाइन वाले बच्चों, तेजस, पूर्वी, वरुण, कवल, माही, अनामिका, कोई भी डाउट हो बेटा किसी प्रकार का, कोई रहम नहीं कोई अहम नहीं। आप अहम में मत जियो कि हम डाउट कैसे पूछें, और हम पे रहम भी मत करो। सही बात है ना बेटा। चलो न्यासा, वंश, चलो बताना। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर, क्या ये भी इनकम का सेकंड कैटेगरी वाला एग्जांपल है कि नहीं? भाई इतने सारे मेरे क्रेडिटर हैं, इन सबको पैसा देना, दूंगा, लेकिन ये जो डेटर हैं इन लोगों ने मेरे को ट्रेंड कर दिया है। जब मैं डेटर से पैसा लेने जाता हूं ना, किसी से 10,100 लेना है तो 10,000 का चेक बनाता 100 रुपए, अरे चाय पानी के छोड़ो ना साहब, अरे 100 रुपए का अगली बार। तो इन लोगों से ट्रेनिंग लेके अपन भी ट्रेंड हो जाते। आज मेरे 20 लाख रुपए के क्रेडिटर है। अब मेरे को पता है जब इनको पेमेंट देना होगा, हाँ बेटे ना, अरे साहब बेटी 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 चाय पानी कितना साहब, 20,500, अभी 20,000 का चेक 500, अरे बस ठीक साहब, समझो राउंड फिगर। अगली बार देखेंगे थोड़ा 500, क्यों, अरे चाय पीनी है, अरे इतनी तो मैं ही पी लेता। अगली ऑर्डर की कुछ गुंजाइश रखो। अब आप बताओ 500 रुपए का डिस्काउंट मिला कि नहीं? बोलो दो इफेक्ट बताओ, कहां कहां जाएंगे? P&L के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? तो कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं? पक्का? और क्रेडिटर भी कम। चलो बेटा तो मेरे को बताओ, क्या इनकम का डेफिनेशन यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? देखो जी, इनकम में कितने इंग्रेडिएंट देखेंगे? 3। देखो जी, इनकम दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा विच आइदर इंक्रीज इन असेट, जिसके कारण या तो असेट इंक्रीज होगी या फिर लाइबिलिटी, एक सेकंड, या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन कैपिटल, साथ में कैपिटल भी बढ़ेगी। बोली बेटा कोई डाउट बच्चों? ईमानदारी, ईमानदारी जिंदा होना चाहिए बेटा। ICAI है, कोई रहम थोड़ी करेगा अपने पे। तो 3 घंटे के पेपर के अंदर, और 3 घंटे के पेपर तो सब बच्चों के 3 घंटे के हिसाब से बहुत अच्छे ही जाते हैं, वो रिजल्ट अपने हिसाब का नहीं आता। हाँ बेटा बोलो। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, हाँ बोलो। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, एक सेकंड में आपकी बात रोकूंगा, 2 मिनट सुनिए। मैं आपको पूरा सिनेरियो रिकॉल कराता हूं। हम क्या समझ रहे बच्चा? इनकम है ना, 2 मिनट सुनना। अब इनकम के लिए कितनी इंग्रेडिएंट चेक करेंगे? 3। पहली बात, रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए? इनफ्लो, है ना। तीसरी बात, कैपिटल बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए बेटा? कैपिटल। साथ में या तो असेट बढ़ेगी या फिर लाइबिलिटी कम, या तो असेट बढ़ेगी या फिर लाइबिलिटी कम। पक्का ना बच्चा? अब आपने जो क्वेश्चन उठाया था वो किसका उठाया था बेटा? अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनअर्न्ड इनकम मतलब वो इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं की, जो कमाई नहीं, जिसके लिए वर्क, सर्विसेज, सेवाएं, गुड्स अभी हमने प्रोवाइड ही नहीं किया। इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। और जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसके 2 इफेक्ट कहां कहां देते हो? देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए कमीशन आपको एडवांस में मिला, तो P&L के क्रेडिट में जो कमीशन लिखा होगा उसको और उल्टा कम कर दोगे आप। इट्स नॉट इनकम, इट्स नॉट इनकम। तो इनकम और कम कर दोगे, और इनकम कम कर दोगे नेट प्रॉफिट कम, तो कैपिटल उल्टी कम हो रही है।
कैपिटल कम हो रही है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखोगे, उसको अनअर्न्ड इनकम, यानी उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां जाएगा बता, बैलेंस शीट में कैपिटल कम, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा अनअर्न्ड इनकम। तो आप इसको इनकम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए अभी आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, वर्क नॉट डन, इनकम नॉट एक्रूड। जब प्रोवाइड करेंगे तब की बात तब करेंगे ना बच्चा, आज नहीं करेंगे ना बेटा। आज अगर आप बोलोगे अनअर्न्ड, मेरे को आज अगर बोलोगे अनअर्न्ड, मतलब एज ऑन दैट डेट तो क्या है, सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड। तब की बात तब करेंगे ना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, है ना। अपन तो आज की बात करने के लिए बैठे ना बच्चा। आज अपन जब बैलेंस शीट साइन करेंगे तो आज जो इनकम है उसकी बात करेंगे ना बेटा, और आज इनकम हम उसी को बोलेंगे जिसके लिए हम वर्क कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, गुड्स बेच चुके हैं। बराबर बेटा, पक्का बच्चा। अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो मैंने आपसे अभी तो चलो अपने लेक्चर स्टार्ट हुए, मुश्किल से 2 लेक्चर ही हुए, मैंने आपसे पूरी फीस रखवा ली। अब बताओ, क्या आज की तारीख में आपसे जो मैंने पूरी फीस रखा ली, 2 दिन क्या पढ़ाया वो तो अपन जानते, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया हमने, नेग्लिजिबल इनसिग्निफिकेंट मान लो। अब वो जो फीस है, क्या मैं उसको इनकम के तौर पे बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना बेटा, जब तक कि मैं अपनी ओर से सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दूं। ओके बच्चा, ये अंतर है। चलिए बच्चों, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? पहले ये बताओ, पक्का? अच्छा अब यार मैं आप जैसे इतने इंटेलिजेंट, बहादुर, स्किल्ड, कैपेबल, कॉम्पिटेंट और पानी पीने वाले बच्चे बोतल साइड में रखो बेटा। आप सब बच्चों पर इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने अभी किसकी डेफिनेशन बताई है, इनकम की। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन तो आप खुद ही डिजाइन कर लोगे। सोचो सोचो सोचो। आउटफ्लो, वेरी गुड, आउटफ्लो, मतलब अरे यार क्या बात है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, वेरी नाइस। ये नहीं, एक मिनट रुको रुको यार, थोड़ा तो मान रखो यार। पॉइंट 1 आउटफ्लो ऑफ, पॉइंट 3 डिक्रीज इन कैपिटल। हर एक्सपेंसेस के साथ कैपिटल रिड्यूस होगी। सैलरी भी पे करोगे, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। और इंस्टीट्यूट ने है ना एक मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया था, वेजेस पेड क्या ये कैपिटल को अफेक्ट करेगा? और बहुत से बच्चों का दिमाग ही नहीं चला, जबकि वेजेस पेड कैपिटल को अफेक्ट करेगा। वेजेस पे करोगे तो जीपी कम तो एनपी कम तो कैपिटल कम। पेमेंट ऑफ वेजेस विल अफेक्ट कैपिटल। अब बहुत से बच्चे उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाए, और छोटा सा क्वेश्चन था। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं, रुको 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 रुको, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन अभी पूरी नहीं बनी। अभी आप पूरी तरह से बहादुर नहीं हो, बाहुबली नहीं हो। वापस से बोलो, एक्सपेंसेस के लिए कितनी बातें देखोगे? 3। पहला, तीसरा डिक्रीज इन कैपिटल, दूसरा एक सेकंड, डिक्रीज इन असेट, क्योंकि जब भी खर्चे पे कर देंगे बच्चा तो असेट कम, या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी। वेरी नाइस। इसीलिए तो आप लोगों को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। 1-2 बच्चे फालतू खुश ना हो बेटा, 2-4 बच्चे विनय, हाँ बेटा। चलो अब एक्सपेंसेस को जब डिफाइन करने जाएंगे, कितनी कंडीशन चेक करनी बच्चों अपने को? 3। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एक्सपेंसेस तभी बोलेंगे जब हमारे पास से रिसोर्सेस का आउटफ्लो हो। रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? हम वैसे कैपिटल कम करने का एक तरीका ये है, हम ड्राइंग्स कर लें बट उसको छोड़ के। दूसरा कंडीशन, डिक्रीज इन असेट, या तो असेट कम होगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। वरुण अग्रवाल, हाँ बेटा, पूरा इसका स्ट्रेटेजी एंड पूरा प्लान, शेड्यूलिंग, सब कुछ आपको अगले लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा बेटा। वरुण, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
2 लेक्चर वरुण हो चुके हैं बेसिक के, 1 लेक्चर और बेसिक का लगेगा बेटा, और उसके बाद से बच्चा अपना नया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सॉरी, कंप्लीट बेटा। बोलो जी, एक्सपेंसेस के लिए कितने पॉइंट चेक करने बच्चा लोग? 3। पहला बेटा, आउट रिसोर्सेस जाएंगे, जब भी खर्चे करेंगे तो हमारे पास से रिसोर्सेस जाएंगे। फिर तीसरी कंडीशन पे आ जाओ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल। जब भी खर्चा होगा, हर खर्चे के साथ हमारी कैपिटल पूंजी घटती जाती है। इसे व्यापारी हर खर्चे पे भी कंट्रोल करता है, उसको पता है कि खर्चों में की गई हर एक सेविंग भी उसकी कैपिटल को बढ़ाएगी। इंस्टीट्यूट ने मजे मजे में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, आप इसके अंदर उठा के देखो, एक छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ था, पेमेंट ऑफ वेजेस विल अफेक्ट कैपिटल। बच्चों कनेक्ट नहीं कर पाए बेटा, जबकि बच्चों का दिमाग था वेजेस का पेमेंट तो कैपिटल को कहाँ अफेक्ट करेगा, वो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, इट विल नॉट अफेक्ट कैपिटल। करेगा ना यार, वेजेस पे करा, आप उसको एज ए एक्सपेंसेस लिखोगे, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके जीपी को रिड्यूस करेगा, जीपी कम तो एनपी कम, एनपी कम तो कैपिटल कम। अच्छा चलो अब मेरे को बताओ, मैं एक्सपेंसेस को भी 2 कैटेगरी में ले लेता हूं, है ना? कौन कौन से 2 कैटेगरी वो सुनना। बताओ जी, अगर आपने सैलरी पे की है कैश में, सैलरी किस में पे की बेटा? कैश में सैलरी पे की। बोलो जी 2 इफेक्ट कहां कहां जाने चाहिए? एक तो कैश कम हो जाएगा, सैलरी जाएगा पीएनएल के डेबिट में, तो नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम। चलो एक और एग्जांपल, रेंट पेड बाय चेक, चेक से हमने रेंट पे कर दिया, इधर से बैंक कम बेटा, रेंट जाएगा पीएनएल में, पीएनएल में तो नेट प्रॉफिट कम, तो नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम। पक्का बच्चा? अब दूसरी कैटेगरी के भी एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी लिखोगे पीएनएल के डेबिट में, सैलरी से आपका नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, लेकिन चूंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी के तौर पे आ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ गई। सिमिलरली रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 4 मंथ, 4 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, बोलो रेंट कहां लिखोगे बेटा? पीएनएल के डेबिट, तो नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, और आउटस्टैंडिंग रेंट अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर हो जाएगा। बोलो बच्चा लोग, क्या तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से अभी तक मैं 4 देखो बेसिक की बातें की मैंने, हाँ अभी तक सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाया बच्चा लोग, असेट पढ़ाया मैंने, देखो क्या लायबिलिटी पढ़ाया बेटा, इनकम पढ़ाया और एक्सपेंसेस पढ़ाया, लेकिन उनके अंदर भी हमने कई सारी टेक्निकल बारीकियों को समझा, जिसको कि आगे चल के हमें एक बेस के तौर पे यूज करना। चल बेटा सेशन इन करते सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों एनी डाउट डिफिकल्टी? वरुण, गरिमा, तेजस, वंश, कवल, माही, पूर्वी, वैष्णवी, नियासा, ओके बच्चा लोग, परफेक्ट बेटा। सेशन एंड करते बेटा, सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।